वेलकम बैक। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और कंडक्टिविटी के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से जानना है। काफ़ी सिंपल है, आपने इसको 12th क्लास में पढ़ा होगा। जस्ट एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इसको लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एंड नहीं होगा, एंड को यहाँ पे कट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट मीन्स एल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स ए ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से ये दिखा गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना कंडक्टर का, जैसे मान लो ये मेरा कंडक्टर है जिसकी लंबाई एल है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो आपको यहाँ पे ब्लैक जो है ब्लैक से प्रिंट किया हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और क्या होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से साबित है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी हो गया कि ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों को एक साथ मिला करके लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो एक कांस्टेंट यहाँ पे लगाया गया है कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा रो है ना, यही मेरा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये हो जाएगा आर ए बाई एल, ठीक है। अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये आर ए बाई एल हो जाएगा। सो दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे जो रो है, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया ये। अब देखो, याद रखिएगा कि एक ये जो है ना, ये किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, कंडक्टर के मटेरियल का, ठीक है। ये कंडक्टर के मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। और अगर मान लो कि कोई कॉपर से बना हुआ कंडक्टर है तो उसका स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखिए आगे पीछे हो सकता है, वेरी कर सकता है, बट ये जो रेजिस्टिविटी है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है, फॉर ए फिक्स्ड मटेरियल, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक ही जैसे कॉपर है, तो कॉपर का ही बना हुआ जो भी मटेरियल होगा उसका रेजिस्टिविटी हर जगह हम रो लेंगे, फिक्स लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए, इसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो काफी सिंपल हो जाता है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको डेफिनेशन पूछ देता है। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं एरिया ले लूँ क्या, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी ये ले लूँ मैं 1 मीटर स्क्वायर, और मैं एल को भी कर दूं 1 मीटर, यानी लेंथ भी 1 मीटर हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो सिंपली जो आपका रो है वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ए को भी 1 कर दिया, एल को भी 1 कर दिया, तो बचा आर। तो यानी ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको हम कह सकते हैं कि आवर दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन, कब, जब जो है क्या हो, उस कंडक्टर का लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऐसे लिखा गया है, कैसे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 मीटर लिखा हुआ है, तो 1 मीटर का लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ऐसा कोई मटेरियल आप लेते हैं तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। सिंपल है। अच्छा, अब आगे देखो, इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट लिखना काफी आसान है। जैसे हम लोग देखें कि रो क्या हो गया आपका आर ए बाई एल हो गया, ठीक है। तो आर का होता है क्या, ओम, ए का मीटर स्क्वायर होगा, नीचे में मीटर, तो मीटर कट जाएगा, तो इसका जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। तो ओम मीटर क्या होता है, इसका यूनिट होता है, ठीक है जी।
अब आप जैसे मैंने आपको बताया था कि आप आर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अगर आपको आर का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है तो आप रेजिस्टिविटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो कोई एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप हर तरह से तैयार रहो, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसी का भी पूछ देता है, तो अगर आपको निकालना हो तो आप इसको आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं कि आर का आपको पता होता है, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको आर का कैसे निकालना है, ठीक है। और मुश्किल तो देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। कभी आप भूल जाओ तब भी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को आर का अगर पता नहीं है तो आर क्या होता है, तो रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। ये होता है V बाई आई, ठीक है जी। अब देखिए V क्या होता है, अगर आपको मान लो V का भी पता नहीं, V क्या है, V पोटेंशियल है। चलो V का पता नहीं है तो V क्या होता है, V होता है मेरा वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। यहां से कर सकते हैं, ओके। और इंटू आई ये आ गया। और अच्छे से देखो तो क्योंकि देखो W बराबर क्या होता है, क्यू भी होता है ना, सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा जो है V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा W बाई क्यू, ये मैंने डाल दिया। अब Q का नहीं जानते हैं तो Q क्या होता है, Q होता है चार्ज आपका करंट इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो इसको भी चलो कर लेते हैं, तो W हो गया, नीचे में आई आपका आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी, ठीक है। अब सबको शामिल कीजिए। अब देखो वर्डन का होता है क्या, वर्डन का होता है ML2T-2, ये तो आप जानते हो, ठीक है। फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका वर्डन का, ठीक है। और नीचे हो गया आपका करंट, करंट का होता है एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है। और टाइम का हो जाता है फिर से मेरा टी। अब सबको आप मिला के लिख दो तो क्या आ जाएगा, ML2T-3 A का पावर -2, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, सेम चीज है पहले, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम चीज लिखा हुआ है। तो आप आर का लिख लोगे, ठीक है। फिर आता है ए, तो ए का होता है क्या, मीटर का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, और नीचे में एल, एक एल कैंसिल हो जाएगा, सबको मिला देना। तो फौरन से बिल्कुल क्विक टाइम में आप कभी भी देखो कोई भी चीज भूलो तो मैं इसलिए ऐसा बताता हूँ ना, आप बोलते हो कि सर सिर्फ फॉर्मूला दे दीजिए, इतना इतना बताने की क्या जरूरत है। भाई फॉर्मूला से नहीं होता, आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हो, फॉर्मूला भूल जाते हो, या आपको कुछ अचानक से नहीं आता। तो इस तरीके से जब सिस्टमेटिक आपके कोई दिमाग में रहती है तो आप उसको फौरन से फाइंड करना जानते हैं, और यही ज्यादा जरूरी होता है। जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर अच्छी होगी तो आप एग्जाम में कुछ अगर भूल भी रहे होगे तो फौरन से रिकॉल कर लोगे, इसलिए मैं बताता हूं। तो बहुत छोटी चीज है डायमेंशनल फॉर्मूला, बट कभी भी पूछ देता है तो आपको रेजिस्टेंस का आना चाहिए, जैसे मैंने निकाल दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस का पता है तो सिंपली, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है आपका रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ। अब एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, नीचे मीटर होगा तो सिर्फ मीटर बचेगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखा जाए तो जो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो सिंपली रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू एरिया बाय लेंथ है, तो एरिया मीटर स्क्वायर, नीचे में मीटर एक आपका कट जाएगा, तो ओनली आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का आर वाला डाल दो और एक एल का पावर बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका एम एल का पावर 3, टी का पावर -3, ए का पावर -2। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से आप निकाल पाओगे, और एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है हमारा आ रहा है कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस होता है तो वैसे ही कंडक्टेंस होता है। ये क्या होता है भाई, तो कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप कंडक्टेंस को मान लो आप जी से डिनोट कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/r, ओके। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो आर का होता है ओम, आर का क्या होता है, ओम होता है। तो चूंकि जी आर का रेसिप्रोकल है तो जी का क्या हो जाएगा, तो जी का हो जाएगा MHO लिखते हैं, ठीक है। हम लोग उल्टा कर देते हैं, ओम को OHMA था ना तो MHO कर दिए, ठीक है। या इसको हम लोग ओम का इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। आगे देखो फिर क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो गया, तो सिग्मा से डिनोट करेंगे 1/ρ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसका यूनिट पता है, तो इसका यूनिट पता है तो आप उसका लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया तरीका काफी सिंपल है, ये सब आपको याद रहेंगे कि कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टिविटी जो होता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। लॉजिक से याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप इसको कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, ओके। तो अब देख लीजिए, यहां से कर देता हूं मैं। देखो अगर मैं हम लोग बात करें कुछ रिलेशन का, तो एक तो ये रिलेशन होता है, अगर आपके पास में कोई कंडक्टर है एल लेंथ का, ठीक है जी, एल लेंथ का कंडक्टर है मान लेते हैं, और उसमें जो है V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो V = EL होता है, ये एक रिलेशन हो गया, V = EL, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग करंट डेंसिटी को देखें तो करंट जो डेंसिटी होता है वो होता है J, तो J =
करंट बाई एरिया होता है, सो I इज इक्वल टू जे ए। ठीक है, ये रिलेशन 2 बन गया हमारा, इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमको निकालना है करंट डेंसिटिविटी और कंडक्टिविटी में। ओके, तो अब देखिए तो एकदम सिंपल सी बात है, यहां से अब आप देखो कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है रो एल बाई ए। अब देखिए ओके, रो एल बाई ए, अगर मैं रो को हटा दूं तो 1 बाई सिग्मा लिख दूंगा। ठीक है, इसको यहां ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। ओके, और सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 बाई रो होता है। यानी रो के जगह पे मैं अगर चाहूं तो 1 बाई सिग्मा लिखूंगा, तो ये नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा, एल सिग्मा ए, ये आ गया जी। ठीक है, ये हो गया मेरा आर का वैल्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, V इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, V का वैल्यू क्या होता है, ये होता है E इंटू एल, अभी मैंने आपको दिखाया। अच्छा I, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे मेरे को R का वैल्यू मिल गया, तो R का वैल्यू डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो अच्छा अब देखिए I को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो चूंकि J इज इक्वल टू होता है I बाई ए, तो यहां से मैं लिख सकता हूं I को लिख सकता हूं मैं जे ए। ध्यान दीजिएगा, आपको रिलेशन निकालना है किसमें, रेजिस्टिविटी में और कंडक्टिविटी में। तो रो मेरा रेजिस्टिविटी है और सिग्मा मेरा क्या है, कंडक्टिविटी। तो हमको रो और सिग्मा में निकालना है रिलेशन, तो इसलिए ध्यान देना है जहां कहीं भी, जैसे आई में आ जाएगा आपका जे। ठीक है, अच्छा हमको करंट डेंसिटी में निकालना था ना, माफ कीजिएगा, हमको निकालना था रिलेशन कंडक्टिविटी में और करंट डेंसिटी में निकालना है ना। तो हमको निकालना है करंट डेंसिटी में। करंट डेंसिटी क्या होता है, जो चीज होता है वो होता है आपका जे, और कंडक्टिविटी इसमें निकालना है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमको रिलेशन किसके बीच में चाहिए। ठीक है, अब देखो चाहो तो आप फॉर्मूला याद कर लो सिंपली कि जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है, बट ये आता कैसे है जे इक्वल टू सिग्मा ई, एग्जाम में भूल जाएंगे। आपको जे दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, आपको सिग्मा पूछेगा कि सिग्मा कितना होगा। ठीक है, मतलब आपको करंट डेंसिटी दे दिया है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, आपको बोलेगा भाई कंडक्टिविटी कितना होगा इसका। तो ये रिलेशन अगर याद रहेगा तो आपसे हो जाएगा, बट ये अगर आप भूल गए तो कैसे निकालेंगे, तो मैं उसका सिंपल तरीका बता रहा हूं। ठीक है, V इक्वल टू ई आर होता है, V को मैं ई एल लिख सकता हूं। ठीक है, I को मैं लिख सकता हूं क्या, जे ए, I को मैं लिख सकता हूं जे ए। ठीक है, और R मैंने आपको बता दिया कि R होता है एल बाई सिग्मा ए, तो एल बाई सिग्मा ए। ठीक है, अब आपका ए कट जाएगा, एल भी कट गया, ये सिग्मा को उधर क्रॉस कर दो तो क्या आ गया, जे बराबर सिग्मा ये आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से कनेक्ट करके याद रखोगे तो आपको सेकंड्स लगेंगे निकालने में। अगर आप फॉर्मूला या नहीं भी याद है आपको, ठीक है, कितना फॉर्मूला याद करेंगे आप, कुछ फेमस फॉर्मूला याद करके जाते हो। कभी कभार क्या होता है, आपको कुछ रैंडम चीज पूछ दी जाती है बीच से निकाल करके कि भैया करंट डेंसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि उसका कंडक्टिविटी क्या होगा। तो जे इक्वल टू सिग्मा ई आपको याद हो, ये जरूरी नहीं है, तो नहीं भी याद होगा तो कितना मिनट लगेगा, बस आप यहां से शुरू करना डायरेक्टली कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, V को ई एल लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, I मेरा जे ए होता है, तो फौरन आपको याद रहेगा क्योंकि जे बराबर आई बाई ए होता है, R आपका क्या होता है, तो एल बाई सिग्मा ए होता है, यहां से हम लोग कर लिए। ठीक है, फौरन से आ जाएगा, तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, और इस तरीके से आप करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोग अलग से भी करने वाले, बट चूंकि यहाँ पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए तो क्वेश्चन है, 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेज एंड ऑफ सेम मेटल, देखिएगा ध्यान दीजिएगा सेम मेटल का है। ठीक है, आर टेकन द डायमीटर ऑफ द वायर ए इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ वायर बी। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी 24 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। ठीक है जी, तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन काफी आता रहता है और काफी और भी तरह का चेंजेस होता है, तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे और जब काफी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से और भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखिए सिस्टम क्या है सो आप समझिए। हाँ, आपको 2 वायर लिया गया है, पहले देखो इक्वल मास का लिया गया, ध्यान दीजिएगा ना, इक्वल मास का लिया गया है। ठीक है, तो इक्वल मास का जब लिया जाता है तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है, और अगर सेम मेटल का है तो ध्यान दीजिएगा, अगर सेम मेटल का है तो सेम मेटल से हमको ये पता चल गया कि जो दोनों वायर लिया गया है उसका क्या है, उसका डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो डेंसिटी कांस्टेंट होगा उसका। अच्छा, अब है इक्वल मास, तो मास क्या होता है, तो मास होता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, हम वायर का वॉल्यूम को उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मास निकल जाएगा। अब दोनों वायर का मास सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब बोलता है द डायमीटर ऑफ द वायर ए इज हाफ द डायमीटर ऑफ बी। ठीक है, जो आपका वायर ए है, जैसे आपको देखो यहाँ पे ए है,
ये आपका ए है, ठीक है। तो ए का जो डायमीटर है ना वो क्या है, वो बी के डायमीटर से हाफ है, तो बी बहुत मोटा रहा होगा, ठीक है, इस तरह का कुछ रहा होगा बी, ओके। तो बी से हाफ है किसका, ए का डायमीटर, ये बात आपको दे रखा है, ये बी है मेरा, ये मेरा ए है, ठीक है जी। बोलता है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, इसका रेजिस्टेंस 24 ओम है, तो इसका आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, काफी आसानी से काम करना है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखिए पहले यहाँ पे ये देख लेना होगा हमको कि दोनों का लेंथ में और रेडियस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ L1 है और इसका जो रेडियस है वो R1 है, ठीक है जी। इसका लेंथ मैं L2 मान लेता हूं, इसका रेडियस को मैं मान लेता हूं R2, ठीक है। हालांकि ये चीज दिया हुआ है कि डायमीटर जो है वो क्या है, वो A का हाफ है, तो यानी रेडियस भी क्या होगा, A का हाफ ही होगा, यानी R1 क्या होगा, तो R1 सिंपली हो जाएगा R2/2, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, जो कि इसका हाफ है, ओके। अब देखिए हम लोग अभी बोले कि दोनों का मास बराबर है, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल होगा। अगर हम दोनों का डेंसिटी को क्या मान लेते हैं, सिग्मा मान लेते हैं, तो क्या हो गया, तो सिग्मा इंटू इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर और इंटू L1, ये किसका हो गया, ये हो गया ए का, ठीक है। ये इक्वल होगा किसका, ये ए का हुआ, ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया आपका ए का। तो इधर बी का ले लेते हैं, तो बी का क्या आ जाएगा, तो बी का आ जाएगा रो पाई R2 स्क्वायर और इंटू L2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज आपको काम आने वाली है, अगर इक्वल मास का है, ठीक है, तो ये आपको काम आएगी। यहाँ पे आपका चूंकि दोनों का रो कैंसिल होगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको रिलेशन मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, यहाँ से आपको मिल जा रहा है कि L1/L2, L1/L2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका R2/R1 का होल स्क्वायर, R2/R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मेन काम का है। अब देखो R2/R1 क्या होगा, तो चूंकि R1 इक्वल टू दिस है, यहां से मैं कह सकता हूं कि R2/R1, ठीक है, R2/R1 क्या आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा सिंपली 2, तो ये आपको 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि 2 का स्क्वायर है, यानी आपको 4 है। तो L1/L2 यानी कि दोनों के लेंथ का रेशियो आपको 4 मिल गया, ठीक है। ये आपके अब काम का है। अब देखो अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ लिखूं ए, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा, तो इसमें होगा रेजिस्टिविटी, लेंथ L1, अब भाई इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है, 24 है। अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा रो तो रहेगा ही, क्योंकि रेजिस्टिविटी दोनों का कांस्टेंट होगा ना, एक ही मेटल है, मटेरियल एक ही है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक ही मटेरियल होगा तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, तो इसका लेंथ हो जाएगा L2, अब बाई नीचे में हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है जी, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई R2 स्क्वायर। अब इसको हमको फाइंड करना है, तो इसको मैं RB ही ले लेता हूं, ठीक है, कि ये RB है। तो कुछ करेंगे नहीं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इधर भी इधर भी, तो देखो रो कट जाएगा, पाई कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जा रहा है, तो बच रहा है मेरा डिवाइड करने से L1/L2, ठीक है, और इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर, ये बच रहा है जी, इक्वल टू इधर क्या बच रहा है, 24/RB। कितना आसान तरीके से निकल रहा है, दिख रहे हो ना, ठीक है। अब देखो R2/R1 आपको पता है, फिर से क्या है, 2 है, और L1/L2 मेरा 4 आ गया है, तो यहाँ पे इसको 4 रख दीजिए, यहाँ पे आप इसको 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 24/RB, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या होगा, तो ये होगा 24/4 जा क्या हो गया जी, 16, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो कट पुट कर सकते हो, यहाँ पे कट कर देना, तो कट करोगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है, 8 से कट कर देते 3/2 यानी 1.5 ओम आएगा। यही पूरा उसी प्रोसेस से यहाँ पे निकाला गया है जो मैंने आपको बाजू में बता दिया, ये तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, तो इसको मैं काफी यूज करने वाला हूँ इस तरह के क्वेश्चन का, और ऐसे ये क्वेश्चन है भी काफी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे आप, ठीक है। इस तरीके से अगर करते हैं एक ही लाइन में तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और इस तरीके से करते हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था कैपेसिटर में वही चीज है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होगी तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो करंट है वो आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब कि अक्रॉस एवरी रेजिस्टर आपका करंट सेम रहेगा, ठीक है। और अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर वो आपका क्या रहता है, वो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो, ठीक है, आपके पास में R1, R2, R3 इस तरीके से आपके पास में रेजिस्टेंस है, तो सिंपली उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबको आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा, ठीक है,
ओके, यानी आर क्या हो जाएगा, आर सिंपली मेरा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R, जो भी जितना भी रेजिस्टेंस है सबको आप ऐड कर दीजिएगा। तो सीरीज के केस में आपको जो नेट रेजिस्टेंस है या जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आपको इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें करंट सेम होता है, I1 I2 I3 ये सारा करंट बता रहा है जो आपका सेम रहता है। ठीक है, जबकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि क्या होगा जी, VS का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज। ठीक है, S लगा हुआ है का मतलब हो जाएगा V1 प्लस V2, मतलब जैसे मान लो इसके एक क्रॉस में V1 है, ठीक है, इसके एक क्रॉस में V2 है, इसके एक क्रॉस में V3 है, इस तरीके से। तो सारा का सम जो होगा वो VS होगा, जो इसमें अप्लाई किया जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, या इसका कह सकते हैं कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सबका सम आएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे रेजिस्टेंस में होता है। अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से किया जाता है, और इसका अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आप इसको रेसिप्रोकल में लेंगे। ठीक है, तो RP जनरली देखो S लगाया जाता है फॉर सीरीज, ठीक है, P लगाया जाता है फॉर पैरेलल। तो RP निकाल रहे हैं यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल रहे हैं, तो आप इसको रेसिप्रोकल में लेते जाएंगे, 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, अब इस तरीके से आप सोल्व करेंगे, जो भी आपका RP आएगा वो, इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, जो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा अक्रॉस द कंडक्टर वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया। और इसमें करंट आपका जो है पैरेलल में क्या होगा, करंट जो है वो आपका इस तरीके से होगा I1 प्लस I2 प्लस, ठीक है, I3, मतलब इसमें अगर I1 करंट है मान लो, ठीक है, इसमें अगर I2 करंट है, इसमें I3 करंट है, तो ये सारा करंट जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, वो आपका IP होगा। ठीक है, पूरे सर्किट में। ओके, इस तरीके से जो सप्लाई किया जाएगा। तो हम लोग इस पर जब काम करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, बट आपको ये याद रखना है कि पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से निकालेंगे और सीरीज के लिए इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, कैपेसिटर का उल्टा होता है, कैपेसिटर में इसका उल्टा होता है। कैपेसिटर में सीरीज में रेसिप्रोकल में लेते हैं और पैरेलल के केस में डायरेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड कब करते हैं, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में करते हैं, और रेसिप्रोकल का सम कब लिया जाता है, जब ये पैरेलल होता है। तो ये तो हम लोग का पुराना प्रैक्टिस है, नई चीज़ नहीं है, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लो। ठीक है, जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है, एक छोटा सा सर्किट लिया गया है, हम लोग तो बहुत सारे सर्किट पर प्रैक्टिस करेंगे। मान लो ये मेरा एक सर्किट है और आपको बोल दे कि इसका निकालिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B, A एंड C। ठीक है, यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे C ले लिया, बीच में कहीं पे B भी है। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखेंगे अगर मेरे को A से C में डायरेक्टली निकालना है तो तरीका क्या होगा, तो आप अच्छे से देखिएगा। तो देखो, तो A से B के बीच में एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, B से C के बीच में दो रेजिस्टेंस है, एक आपका R2 है और आपका एक R3 है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का निकाल लेंगे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बदले में अगर एक रेजिस्टेंस यूज किया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, पैरेलल है जी, तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, तो ऐसे करके निकालेंगे 1/R, इसको R1 कर देते हैं। ठीक है, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, R1 दिया हुआ है तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि पैरेलल था RP कर दो। ठीक है, तो RP, तो ऐसे निकालेंगे। तो यहां से चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब RP कैसे निकालेंगे, तो चाहेंगे तो आप LCM ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, R2 R3 LCM हो जाएगा और R3 प्लस R2। ये यहाँ से जो RP का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। ठीक है, ये आ गया। तो RP का वैल्यू हमको मिल गया। RP का वैल्यू क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, तो RP क्या है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी इन दोनों के बदला में ये यूज हो गया। अब ये और ये आपस में क्या है, सीरीज में है। तो अब A और C के बीच में डायरेक्टली क्या होगा, इन दोनों को हम आपस में कंबाइन करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी इन दोनों रेजिस्टर के बदले में अगर सिर्फ एक ही रेजिस्टर यूज किया जाए बीच में, तो वो क्या होगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूं R नेट। R नेट क्या होगा, तो सीरीज में है, तो सीरीज में आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो R1 था इसको आप ऐड कर देंगे किससे, इस RP से। ठीक है, तो R1 तो मेरा R1 है, और RP का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है R2 R3। तो ये तो खैर अभी देखो R1 R2 में दिया हुआ है, जब ये आपको फिगर में दिया रहेगा 3 ओम 4 ओम 5 ओम, तो और भी इसका कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि जो
पहले अप्लाई होता है उसको पहले अप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पे दोनों पैरेलल था तो इसको इन दोनों को पहले सबमिट करके हम एक कर लिए और इन दोनों का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए। ठीक है, अब ये दोनों रेजिस्टर आपस में सीरीज में आ गया तो फिर फाइनल निकल गया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आपको जो भी आपका 2 पॉइंट गिवन है उन दोनों पॉइंट के बीच में आपको फाइनली उसके बीच में एक रेजिस्टर लाते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर। ठीक है, तो बहुत तरह का जो रेजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है, तो सारे रेजिस्टर के बदले में अगर हम सिर्फ एक ही रेजिस्टर इस्तेमाल करें तो इसका मतलब हो गया कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, सबके बदले में अकेले काम कर रहा है। तो अब उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, तो यही है कि आप बारी बारी से कीजिए। जो आपस में पैरेलल है उसको समेट लीजिए, फिर समेटने के बाद फिर जो कंडीशन होता है उसको अप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये बनता चला जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें किरचॉफ्स लॉ वगैरह हम लोग देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लूप लॉ देखेंगे, लूप में काम कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये हम लोग का रिवीजन हो जाएगा तो हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना और अच्छे से समझ के काम करना है। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसको दोबारा देखो, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत नई चीज़ आपके लिए नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसको पूरा कोर्स में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो झारखंड टीजीटी या आप मिडिल स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपका ये सिलेबस है, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, MSc लर्न ऑनेस्टली। आपको ये जैसे मेरे YouTube पे है तो ये इसका ऐप भी है। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। पूरा PDF वगैरह वहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए हैं, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, तो काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।